Hello everyone and once again welcomes you in our channel The Science Master ब्रजेश ओझा। आज आप लोगों के लिए क्लास 8 का मैं वीडियो लेकर के आया हूं और क्लास 8 में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे और काफ़ी समय के बाद आपका क्लास 8 का वीडियो जो है वो आ रहा है। चलिए सीधे बात करते हैं अगले चैप्टर पे जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल और पेट्रोलियम के बारे में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कोल और पेट्रोलियम होते क्या हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं इस चैप्टर के ऊपर में और जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो कि आप लोग पहले से भी जानते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन जो हमारे हैं वो क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर इज नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज, या इसको हम लोग कह सकते हैं द गिफ्ट ऑफ द नेचर, द गिफ्ट ऑफ द नेचर। ठीक है, और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? द रिसोर्सेज गेट फ्रॉम द नेचर। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो हमें प्रकृति से मिलती है, जो नेचर से मिलता है। एंड द गिफ्ट ऑफ द नेचर यानी फ्री की चीजें हैं। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? गिफ्ट के लिए कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है हमें। एंड गिफ्ट ऑफ द नेचर इज नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें हमारे कोल, पेट्रोलियम, एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत में आते हैं। अब फर्दर अगर हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड करें तो फर्दर वी डिवाइड दिस नेचुरल रिसोर्सेज इनटू टू ग्रुप्स। वन इज नोन एज द inexhaustible resources and second one is the exhaustible resources। अब inexhaustible यानी इसका मतलब क्या है? the resources are unlimited, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर हम उसको फर्दर एंड फर्दर यूज करें तो वो लगातार खत्म नहीं होंगे और उनको हम सालों दर सालों हम उनको यूज किए जा सकते हैं। ईयर बाय ईयर वी कैन यूज देम एंड दे आर नेवर गोइंग टू एंड अप। तो इस तरीके के रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? इनको इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। इनमें हमारे आते हैं, हमारे सनलाइट आता है, सनलाइट, एयर, वाटर, these are the inexhaustible resources। दूसरा होता है exhaustible resources, यानी the resources are limited in amount over the earth। ये कैसे हैं? ये लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट में है ये। तो जो लिमिटेड है उनको एग्जॉस्टिबल कहेंगे और जो अनलिमिटेड है उनको इनएग्जॉस्टिबल कहेंगे। तो इसमें हमारे आते हैं, कौन कौन से आते हैं? हमारे फॉसिल्स फ्यूल्स आते हैं। इसमें हमारे फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, यानी कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ है, ये भी कैसा है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो सकते हैं, यानी ये लिमिटेड है। अगर लगातार इनका यूज किया तो ये खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की बात हो गई। अब सीधे हम लोग इन्हीं एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में हम लोग चलते हैं सीधे और बात करते हैं कोल के बारे में कि कोल, चलिए कोल के बारे में बात करेंगे हम लोग और जानेंगे कि कोल को क्या कहते हैं। कोल को हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? फॉसिल्स का मतलब होता है द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट और एनिमल इज नोन एज द फॉसिल्स। कह रहा है कि आज से लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले जो प्लांट या एनिमल कभी जमीन के अंदर मर गए और वो जमीन के अंदर मर गया और आज उनके अवशेष जो मिलते हैं उन अवशेष को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल इज नोन एज फॉसिल्स। तो ये एक लंबे समय पे ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए हैं? कोल में और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी चैप्टर में हम लोग कोल और पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो कोल के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो कोल के बारे में हम लोग जानेंगे कि कोल क्या होता है। कोल इज अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये भी एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है, फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। इट इज अ हार्ड एंड ब्लैक मटेरियल फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड। ये जमीन के अंदर में या कहीं कहीं पे ऐसे माइंस होते हैं, कहीं आप लोग अगर गए होंगे घूमने के लिए या जानते होंगे
तो माइंस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक अंडरग्राउंड माइंस होते हैं और एक ओपन कास्ट माइन होते हैं। यानी कहीं पहाड़ों को खोद करके भी कोयला निकाला जाता है और कहीं जमीन को खोद करके उसके गहराई से कोयले को बाहर निकाला जाता है। तो दो तरीके के माइंस हो गए, अंडरग्राउंड माइंस और ओपन कास्ट माइन। तो कोयले को जमीन के अंदर से निकालते हैं, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। तो कोयला एक हार्ड और ब्लैक मटेरियल है कि जिसको जमीन के अंदर से निकाला जाता है। बहुत सारे कोल डिपॉजिट्स या माइंस जो हैं वो हमारे मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। बहुत सारे कोल रिजर्व जो कि बोकारो, झरिया वगैरह वगैरह, रानीगंज जगहों पे पाए जाते हैं। तो इनके पे कोल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं इनके पास पे। वैसे ही अगर कोल की बात करें तो कोल का बनने का जो प्रोसेस होता है, कोल के बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन कहते हैं इसको। तो ये कार्बोनाइजेशन क्या है? द स्लो प्रोसेस decomposition of dead plants under the high temperature and pressure to form coal is called कार्बोनाइजेशन। इसको हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कह रहे स्लो डिकम्पोजिशन है। ऐसा नहीं कि आज एक प्लांट गिर गया जमीन पे और गिरने के 10 दिन के बाद में वो कार्बन में या कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। आज से हजारों लाखों साल पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आएगी, समझ में आएगा कि आखिर ये प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पे एक बुक है, बुक में आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, ये प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो कि एक थिक फॉरेस्ट एरिया है और उस थिक फॉरेस्ट एरिया के ऊपर में, उस थिक फॉरेस्ट एरिया में जब प्लांट किसी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से गिरते हैं, जैसे बाढ़ आती है, सुनामी आता है या किसी तरीके की लैंडस्लाइड होती है, तो ये प्लांट गिरते हैं। प्लांट गिरने के बाद धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगते हैं, जमीन के अंदर जाने लगते हैं। उनके ऊपर में दूसरी जमीन की लेयर्स जो हैं वो बनती चली जाती हैं। धीरे धीरे प्लांट स्लोली एंड स्लोली बरीड अंडर द ग्राउंड धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे डिकम्पोज होते होते वो जमीन के अंदर में हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दे आर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द कोल। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो कोल का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? ऐसे एरिया में हुआ, ऐसी जगहों पे हुआ जहां पे कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, जहां पे थिक फॉरेस्ट एरिया थे। वहीं पे वो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में गए, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से प्लांट गिरे और वो प्लांट डेड और डिकम्पोज होकर के कोल का फॉर्मेशन कर लिए। तो कोल का फॉर्मेशन हो गया और कोल बनने का जो प्रोसेस है हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन। तो ये कार्बोनाइजेशन है। अब बात होती है कि आखिर कोल का हम लोग यूज क्या करते हैं? तो यूजेस ऑफ कोल क्या है? तो पहला तो काम यही है कि भाई इट इज यूज एज अ फ्यूल। इसको खाना बनाने के लिए लोग यूज करते हैं। आप जानते हो कि फ्यूल अगर यूज किया जाता था तो स्टीम इंजन जो थे, पहले जो रेल के इंजन थे, वो किससे चलते थे? कोयले से ही चलते थे। ठीक है। इसके अलावा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, फर्नेसेस में कोल का यूज किया जाता है। भट्टियों में डालने के लिए कोल का यूज किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी कोल का यूज किया जाता है, उनकी भट्टी को जलाने के लिए, फर्नेसेस को चलाने के लिए। तो कोल का बहुत तरीके का यूज है और मेनली जो यूज है कोल का, वो हमारा यूज क्या है? कोल का यूज है एक फ्यूल के रूप में इसका उपयोग करना। ठीक है। तो ये हमारे कुछ कोल के बारे में बात हो गई। आगे हम लोग जानते हैं कोल के अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कोल के जो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, वो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेंगे और किस तरीके से हम उसे ऑब्टेन कर लेंगे। तो कोल के जो कंपोनेंट होते हैं उसको अलग करने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you.
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आप लोगों ने अगर अभी अभी हम लोग पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? टूटना, और डिस्टिल्ड करना यानी प्योर कंपोनेंट्स में ऑब्टेन करना। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन विच कोल इज ब्रेकिंग डाउन इन इट्स कंपोनेंट एट अ हाई टेम्परेचर इज नोन एज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कह रहा है कोल को अगर हम लोग अगर लैब एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग अगर कोल ले लेते हैं, कोल पाउडर ले लेते हैं और उसे हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। जैसे कोल है, किस में टूट जाएगा? वो बनाएगा कोक, देन कोल तार, देन कोल गैस एंड अमोनिकल लिक्विड। ये 4 तरीके के कंपोनेंट्स में कोल जो है वो टूट जाता है। तो अलग अलग तरीके के जो कार्बन के या कोल के कंपोनेंट्स हैं उनके टूटने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यह हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए इनके कंपोनेंट्स के बारे में सीधे सीधे बात कर लेते हैं। जैसे पहला कंपोनेंट है इनका कोक। तो कोक क्या होता है? कोक क्या है भाई? इट इज अ टफ ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से एक ब्लैकिश ग्रे कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि काफ़ी टफ होता है। और इसकी खास बात यह होती है कि ये कार्बन का एक अच्छा कंपोनेंट बना जाता है। इसके पास 98% तक कार्बन होते हैं। तो एक अच्छे फ्यूल के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है कोक का। तो कोक एक अच्छे कोल का विकल्प भी है जिसमें लगभग 98% कार्बन जो है वो पाए जाते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस में बनता है। इसके जो उपयोग हैं वो क्या है कि इसको जो है वो फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन फ्यूल इन स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज। आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री में इसे हम लोग फ्यूल की तरह यूज करते हैं। और दूसरी एक खास बात भी है कि इसको कार्बन के विकल्प के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। तो एक एलॉय बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जो कि आयरन के साथ में मिक्स करके इसको एक स्टील का फॉर्म दिया जाता है। तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में ये मेटल के एक्सट्रैक्शंस में भी हेल्प करता है। इट हेल्प इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, हेल्प इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी मदद करता है। और इसकी खास बात क्या है कि इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है भाई? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं हम लोग CO+N2 यानी नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है गैसेस का, उनको हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इसी तरीके से वाटर गैस की बात होती है, जिसमें वाटर गैस क्या होता है? वाटर गैस में हमारा होता है CO+H2 यानी हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस का जो मिश्रण होता है उसे वाटर गैस कहते हैं। तो उसको बनाने में भी हम लोग कोक का ही यूज करते हैं। तो कोक हमारे लिए बड़ा जरूरी है। दूसरा हमारा कंपोनेंट है जो कि इसमें फॉर्म होता है वो है हमारा कोलतार। तो कोलतार क्या होता है? इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। कोलतार एक लिक्विड फॉर्म है जो कि ब्लैक होता है, थिक लिक्विड होता है, विस्कस होता है, काफी गाढ़ा होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है, यानी हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसमें किसी तरीके की खुशबू नहीं आती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसमें अलग अलग तरीके के कार्बन के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसमें टॉलुइन आता है, बेंजीन आता है, फिनॉल आता है, नैप्थलीन आते हैं। ये सारे के सारे कार्बन कंपाउंड हैं। तो ऑल दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द कोलतार। इस कोलतार के अंदर में ये सारे के सारे कंपोनेंट जो है पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इन कंपोनेंट को कैसे अलग करेंगे? तो इन कंपोनेंट को क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो अलग करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं, जिससे ये सारे के सारे कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है उसको हम लोग जब पेट्रोलियम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे उसको बताने का कोई मतलब है नहीं। ये जो कोलतार है, अब इनसे ये जो इतने सारे उपयोगी चीज जैसे अभी मैंने बताया, टॉलुइन निकाल लेते हैं, बेंजीन निकाल लेते हैं, नैप्थलीन निकालते हैं, फिनॉल निकालते हैं। तो अलग अलग तरीके के कंपोनेंट बनाने के काम में आते हैं। जैसे बेंजीन को यूज करके एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं हम लोग, सुगंध देने वाले सेंट बनाते हैं, अगरबत्तियां बनाते हैं। फिनॉल का यूज
बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है, नेफ्थलीन का बड़ा सारा यूज है। तो उस तरीके के ये सारे जो कंपोनेंट अलग होंगे तो उनसे हम लोग अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस बनाने का काम करेंगे। इसके आगे जो है वो है हमारा कोल गैस और अमोनिकल लिक्विड। तो कोल गैस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा कोल गैस। तो कोल गैस ये गैसियस है, जो उस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस में अगर कोई गैस जो है इवॉल्व होती है तो वो गैस कौन सी गैस होगी, वो गैस होगी हमारी कोल गैस। कोल गैस इज नॉट a single gas but it is a mixture of 3 combustible gases, that is namely the hydrogen, methane and carbon monoxide। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन ये तीनों के तीनों ही कंबस्टिबल गैस है जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई होती है। अगला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे कंबस्शन एंड फ्यूल फ्लेम, तो उस चैप्टर में हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू, इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर में बात करेंगे। तो किसी भी चीज का कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि वो कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, कितनी कैलोरी की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। तो हाइड्रोजन को माना जाता है कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई होती है। उसके साथ मीथेन भी एक कंबस्टिबल गैस है जो कि बायोगैस का एक मेन कंपोनेंट है। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये तीनों गैसेस मिल करके कोल गैस को एक काफी अच्छा गैस बना देती हैं। आपको थोड़ा सा बताऊं मैं कि लेट जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो बहुत सारे देशों में कोल गैस को स्ट्रीट लैंप जलाने के काम में ले आया जाता था। तो कोल गैस जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस में तैयार होते हैं वो गलियों में, रास्तों पे प्रकाश करने के लिए एक गैस के रूप में यूज किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे इसको इंडस्ट्रियल यूज में भी उपयोग किया गया और ये कोल गैस हमारा एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस में बनने वाला एक मेन कंपोनेंट भी है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है हमारा अमोनिकल लिक्वर। तो अमोनिकल लिक्वर जो होता है इसके अंदर में इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड को अलग करके उनको फर्टिलाइजर और दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाने के काम में ले आया जाता है। तो यहां तक अभी हम लोगों ने बात किया कि कोल क्या होते हैं और कोल के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनका यूज क्या होगा, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग पेट्रोलियम के ऊपर में बात करेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। टिल देन एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।